हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उसे सबसे पहले देखें, सो दैट 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप लिखेंगे sin 2x। हमें क्या चाहिए? sin 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो आप इस तरीके से लिखोगे, एंटी डेरिवेटिव जो कुछ भी होगा sin 2x का वो आएगा यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि एंटी डेरिवेटिव sin 2x का क्या होगा। देखो, डायरेक्ट मेथड है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है इंस्पेक्शन के मेथड से बताओ। मतलब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि sin 2x किसको डिफरेंशिएट करके आपको sin 2x मिला होगा। ओके, तो आप क्या सोचेंगे कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट आपने किया होगा जब आपको sin 2x मिलेगा। और हम जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव तो ओरिजिनल फंक्शन होता है, राइट? एंटी डेरिवेटिव से आपको प्रिमिटिव, ओरिजिनल यही फंक्शंस तो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो ओरिजिनल फंक्शन होगा। उस ही फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा, उसका जब डेरिवेटिव फाइंड किया होगा, तब आपको sin 2x मिला होगा। सही बात है। ओके, अब बारी आती है ये सोचने की कि किसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिला होगा, sin 2x। अगर एक बार आपने ये पता कर लिया तो वो फंक्शन आप यहां लिखेंगे और वो ही फंक्शन इसका क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। sin 2x है ना, अब sin 2x है तो डिफरेंशिएशन क्या किया होगा आपने? cos 2x का डिफरेंशिएशन, राइट? हम जानते हैं कि 100% cos 2x तो रहा होगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन में जब c से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, राइट, तब आंसर नेगेटिव का आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आंसर लिखा है ये तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को ही नेगेटिव बना लो। ओके, हम यहाँ पे sin 2x का डेरिवेटिव तक पहुंच रहे हैं। हम उस फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं जिसको डिफरेंशिएट करके हमें sin 2x मिला होगा। तो एक हल्की सी हिंट तो हमें है कि डेफिनेटली cos 2x तो आएगा, लेकिन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x होता है, वहां तो पॉजिटिव है। तो ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे नेगेटिव बनाया। लेकिन क्या सच में माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x ही होता है? ऐसा तो नहीं है। देखो, आप डिफरेंशिएट करके देखो, माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन 2 sin 2x आपको मिलेगा। लेकिन यहां तो 2 है ही नहीं। जब यहां 2 नहीं है तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 2 को आप यहां डिवाइड में लिख दो। ठीक है, जब डिवाइड में आप उस 2 को वहां लिखेंगे तब देखना आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन अब करके आपको sin 2x ही मिलेगा। अब चेक कर लो अच्छे से। देखो, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में जब भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो तो नेगेटिव आता है। हमारे आंसर में पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव अपने आप दे दिया। ओके, sin 2x था, cos 2x लिखा, लेकिन आंसर में कहीं पे भी 2 आगे नहीं था, वो 2 एक्स्ट्रा था, तो उसे आपने डिवाइड किया। अब आप चेक करो, क्या माइनस cos 2x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sin 2x ही होगा? देख लेते हैं अपन। सो माइनस हाफ तो एज इट इज लिखा रहेगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या? -2 sin 2x। सही बात है, 2 से 2 चला गया, नेगेटिव नेगेटिव कितना? पॉजिटिव हो गया। तो बिल्कुल सही है। जिस ओरिजिनल फंक्शन की आपको तलाश थी वो कौन था? माइनस cos 2x बाई 2। तो यही होगा एंटी डेरिवेटिव इसका। ओके, यही इसका क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे माइनस cos 2x बाई 2। तो ऐसे सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के क्वेश्चन को। तो इस लॉजिक में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या सोचना पड़ता है? एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन वो हो, जो भी गिवन है क्वेश्चन में। एक ऐसा फंक्शन आपको सोचना है जिसका डेरिवेटिव क्या हो? ये हो।
तो वो ही फंक्शन एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा उसका। दैट्स इट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन किस मेथड से चाहिए? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है कि एक ऐसा फंक्शन आप सोचो जिसका डेरिवेटिव ये हो, ये मतलब cos 3x। तो ठीक है, हम सोचते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आपको cos 3x देगा। ये बात तो श्योर है sin 3x तो आएगा, ठीक है, sin 3x तो आएगा क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। sin 3x का डिफरेंशिएशन में cos 3x तो आएगा, लेकिन एक जो नंबर है वो एक्स्ट्रा आएगा। कौन सा? 3। आप चाहो तो चेक करके देख लो यहाँ रफ वर्क में। sin 3x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब आपको क्या मिलेगा? cos 3x, और साथ ही साथ चेन रूल से ये जो 3 है ना आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन पे 3 तो है ही नहीं, ये 3 तो एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को गायब करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? इस 3 को यहां से हटा के यहां पे लिख देंगे। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, आपको यही मिलेगा। चेक कर लो, sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 3 cos 3x, राइट। नीचे क्या लिखा हुआ है? 3, तो उस 3 को फिर से लिखो, 3 से 3 चला गया तो क्या आया? cos 3x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या है? sin 3x डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्या है एंटी डेरिवेटिव cos 3x का? दिस इज इक्वल टू sin 3x डिवाइडेड बाई 3। ओके, और कभी आपको लगे कि हम गलत तो नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट करके चेक कर लो, इंटीग्रेशन को चेक कर लो। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x। और जब भी इंटीग्रेशन में x आपका लीनियर होता है ना, तो उस x के आगे जो भी नंबर लिखा है वो डिवीजन में जाता है। एक इस रूल को समझ लो आप। देखो यहां पे था cos 3x, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हट के बता रही हूं मैं आपको, और इसके आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखोगे क्वेश्चंस में, तो समझो इसे ध्यान से। सपोज यही क्वेश्चन हमें डायरेक्ट आता पेपर में, कह देते कि आप इंटीग्रेट करो cos 3x को, ये सब कुछ नहीं बोला, ठीक है, डायरेक्टली कह देते इंटीग्रेट करो, तो क्या होता है? हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस फॉर्मूले को पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है, राइट, 3x एक्स्ट्रा है ना, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम तो सिर्फ ये जानते हैं, हमने cos 3x का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इस 3x को अभी आप अपने मन में x समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा? cos x। cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन x कौन था? x था 3x। फिर जरा इस x को ध्यान से देखो, कैसा है ये? लीनियर है। तो जब भी आपका x लीनियर हो और उसके आगे कोई कोएफिशिएंट लिखा है, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है, वो नंबर आपका हमेशा डिवीजन में जाता है इंटीग्रेशन के केस में। इस बात को ध्यान में रखो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पे। ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है एंटी डेरिवेटिव इसी फंक्शन का यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे ही इंस्पेक्शन वर्ड सुना, क्या दिमाग में आएगा? आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये मिल जाए। अगर वो फंक्शन आपको मिल गया तो वो ही फंक्शन आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। दैट्स इट। ओके, ठीक है, तो सोचते हैं अपन क्या लिखेंगे। e टू द पावर 2x का हमें क्या चाहिए? एंटी डेरिवेटिव। जो भी इसका एंटी डेरिवेटिव होगा उसे हम इस बॉक्स में लिखेंगे। ओके, अभी हमें पता ही नहीं है क्या है, पर हमें ये बात तो पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ जो भी एंटी डेरिवेटिव आएगा वो डेफिनेटली उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये बार बार आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए है। ठीक है, यहाँ जो भी फंक्शन मिलेगा उसका डेरिवेटिव ही होगा ये। तो क्यों ना हम उस फंक्शन को ही ढूंढ ले जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x होगा। चलो आ जाओ, सोचो आप लोग, मैं किसको डिफरेंशिएट करूं जिससे मुझे e टू द पावर 2x मिल जाए?
सोचो आप लोग। हम जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो ये बात तो श्योर है कि e की पावर 2x तो आएगा, लेकिन क्या अकेला e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करके आपको ये मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो e की पावर 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब हमें 2e की पावर 2x मिलेगा। चेन रूल, राइट? x का जो भी कोएफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन के केस में वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे तो वो 2 है ही नहीं, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे अपने इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 2 को डिवाइड करेंगे। सी रखो, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो मिल जाएगा, और यही कौन है, यही आपका एंटी डेरिवेटिव है। सो e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट, राइट? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको एंटी डेरिवेटिव ही चाहिए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही लगाना है। सो क्वेश्चन है आपके पास ax प्लस b और इसका है स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है इसका एंटी डेरिवेटिव, तो हमने कहा जो भी इसका एंटी डेरिवेटिव होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? फिर हम क्या जानते हैं कि इसका जो भी एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर आया है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली होता है प्रिमिटिव फंक्शन, और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तब हमें ये मिलना चाहिए। ओके, तो उसी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब आपको क्या मिलना चाहिए, ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का आएगा, आप अपने आप से क्या सवाल करेंगे, आप अपने आप से ये पूछेंगे कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए। ओके, तो चलो फिर चलते हैं। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन आपको क्या दे दे, ax प्लस b का स्क्वायर। अब सोचो आप लोग, ऐसा हम क्या फंक्शन लें जिसको डिफरेंशिएट करके मुझे ये मिल जाए। तो हम जानते हैं यहां पे आप लिखेंगे क्या, ax प्लस b की पावर 3। इतना तो आप इसे देख के डिकोड कर सकते हो, राइट? क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है, तो अगर ये 2 आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर क्या रही होगी, 3 रही होगी। लेकिन डिफरेंशिएशन अगर इसका हम बेसिकली करें तो क्या मिलेगा आपको, 3ax प्लस b इसका स्क्वायर, और उसके बाद चेन रूल लगता है, और चेन रूल से इसके अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उनका भी डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में आप डिफरेंशिएट करोगे ax का, तो ax का डिफरेंशिएशन आपको a देगा, राइट? प्लस b तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ जो हम ये फंक्शन लिख रहे हैं ना, इसका टोटल डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होता, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा भी आते हैं। क्या है वो टर्म्स, 3a। तो एक काम करो, ये जो 3a टर्म एक्स्ट्रा आया है न्यूमरेटर में, इसको आप यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर में, और फिर आप इस फंक्शन को करो डिफरेंशिएट। अब आपको डेफिनेटली यही मिलेगा, ठीक है? चेक कर लो आप लोग चाहो तो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3a, ax प्लस b की पावर 2, और डिवीजन में क्या है 3a। सो 3a से 3a कैंसिल आउट, आपको मिला ax प्लस b स्क्वायर, राइट? तो बस हमें इंस्पेक्शन मेथड में यही अपने आप से पूछना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम लिख दे यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव हमें ये मिल जाए। तो आपको पता चल गया, कुछ सवाल करो अपने आप से, आंसर तक पहुंच जाओ। सो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, सो एंटी डेरिवेटिव यही फंक्शन होगा, दैट इज ax प्लस b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3a, दैट्स इट। ओके, चल सकते हैं आगे। अब तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इधर भी आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए, अगेन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, राइट? आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, ये क्वेश्चन है। आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे ये मिल जाए। तो चलो ठीक है, सोचते हैं जरा, किसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिले, sin 2x, राइट, माइनस 4 e टू द पावर 3x। तो ये बात तो सही है ना, sin 2x किसको डिफरेंशिएट करके मिला होगा, cos 2x को।
क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x होता है। या फिर नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं, आप इसे 2x मत पढ़ो, क्या पढ़ लो, sin x पढ़ो अभी फिलहाल। तो sin x किसको डिफरेंशिएट करके मिला होगा? cos x को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे आप लिख देंगे, अदरवाइज एक काम करो, बड़ा फंक्शन है ना, इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। सबसे पहले आप जरा ये सोच लो कि क्या डिफरेंशिएट करूं मैं कि मुझे sin 2x मिल जाए, और उसके बाद आप ये सोच लो कि क्या डिफरेंशिएट करें अपन जिससे अपन को क्या मिल जाए, 4e⁻3x, राइट। जब एक बार पता चल जाएगा क्या है वो फंक्शन, फिर यहाँ पे जो भी साइन लगा है उस साइन को लगा दो, वो आपको ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचते हैं ऐसा कौन सा फंक्शन मैं यहाँ लिख दूं जिसका डेरिवेटिव मुझे sin 2x मिल जाए। तो हम ये जानते हैं, अगर मैंने cos x को डिफरेंशिएट किया, देखो ये बात तो बिल्कुल श्योर है, sin 2x है तो यहाँ तो cos 2x तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। अब वो एक्स्ट्रा क्या है वो आपको सोचना है, राइट। आप जानते हो cos x का डेरिवेटिव होता है -sin 2x। अब यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको यहाँ लिखनी है दैट इज माइनस, ठीक है, लिख दिया। फिर आप अपने आप से ही पूछो कि cos 2x का डेरिवेटिव क्या है। cos 2x का डेरिवेटिव होगा sin 2x, नेगेटिव का साइन, और साथ ही साथ चेन रूल आएगा, और वो चेन रूल इस 2x को भी डिफरेंशिएट कर देगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, क्योंकि चेन रूल से जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, राइट। तो आपके पास cos 2x का डेरिवेटिव ये आ रहा है, लेकिन हमने तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे -cos 2x दे दिया, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस माइनस को वहां लिखने से आपको sin 2x पॉजिटिव तो मिल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 भी आ रहा है, और वो 2 इसके पास तो है ही नहीं है, एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां पे आप उस 2 को क्या कर देंगे, डिवीजन में लिख देंगे, ओके। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, आपको 100% यही मिलेगा, राइट। चलो, तो इसका काम तो खत्म, अब बारी आती है इसकी, ओके। देखो ये 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इससे कोई परेशानी आपको है नहीं, आप इसको तो एज इट इज ही लिख दोगे, राइट। अब जरा ये सोचो कि ऐसा क्या फंक्शन मैं लिख दूं जिसका डिफरेंशिएशन मुझे e⁻3x मिल जाए। तो एक ऐसा ही फंक्शन है दैट इज e⁻3x, क्योंकि आप जानते हो e⁻3x का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली मुझे e⁻3x तो देगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देगा। क्या होगा वो एक्स्ट्रा, आप चाहो तो यहां डिफरेंशिएट करके देख लो। e⁻3x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 3e⁻3x, राइट, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x, e⁻3x है, x जैसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो जब वो एक्स्ट्रा होता है तब चेन रूल लगता है, तो चेन रूल लगाएंगे 3x में, 3x का करेंगे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव फाइंड, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, राइट, ठीक है, चेन रूल। सो हमें ये पता है कि e⁻3x का डेरिवेटिव 3e⁻3x होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में तो अकेला e⁻3x है, ये 3 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। जब एक्स्ट्रा आएगा तब आप इसे लिखेंगे डिवीजन में, और अब आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लो, आपको डेफिनेटली यही मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन क्वेश्चन, और ये गिवन क्वेश्चन कैसा था आपका, sin 2x, राइट, -4e⁻3x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, -cos 2x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का, लगाओ नेगेटिव, फिर 4e⁻3x, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है आपके पास, उसे लिख दो, 4/3e⁻3x, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव आपने इस क्वेश्चन का भी कर लिया फाइंड। सो आई होप ये मेथड क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन। यहां करना है आपको इंटीग्रेट
फंक्शन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पे आप याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी, क्या कि जब भी इंटीग्रेशन में आपको x एक लीनियर फंक्शन मिले और उसके आगे अगर कोई कोएफिशिएंट लिखा है तो वो कोएफिशिएंट हमेशा डिवीजन में जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये वाला कंसेप्ट आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन है आपका इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x प्लस 1, क्या लिखा है dx। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी, कि इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन को और साथ ही साथ इस dx को, इसको भी देंगे और जो नेक्स्ट फंक्शन लिखा है उसे भी देंगे, राइट। तो आप लिखेंगे 4 e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक है, यहां तक सब कुछ। फिर हमने क्या देखा था, एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी स्केलर आपके मल्टीप्लिकेशन में है आप उन्हें बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। तो चलो 4 को भी और इस 1 को, दोनों को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देते हैं अपन। सो दिस विल बी 4 इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहां तक सब ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेशन के जब आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे और जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें भी मैंने आपको एक बात कही थी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर्मूलेस आपको दिखेंगे वैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन पढ़ा था। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, e टू द पावर x एंड डेफिनेटली प्लस c तो लिखना ही पड़ता है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, सही बात है। फिर पूछोगे मैम इसे कैसे इंटीग्रेट करें, तो यहां पे याद रखो, अगर फॉर्मूले में आप दोनों को कंपैरिजन करो तो यहां पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म है ये 3, और ये जो वेरिएबल था आपका, ये जो x है, ये तो लीनियर है ना, राइट। हम उस ही फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो हम पढ़कर आए हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है कि ये जो भी x है ना, ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है। जब लीनियर x है तो जो इसका रिजल्ट होता है वो ही इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवीजन में जाता है। मतलब e टू द पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी e टू द पावर 3x, और x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो इस 3 को आप लिखेंगे डिवीजन में, ये इसका इंटीग्रेशन है। ओके, तो आप क्या याद रखेंगे, आपने जैसे फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, अगर उनमें x की जगह पे या फिर x के आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा है और x आपका लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं आप उन्हीं फॉर्मूलेज को लगाते हो और साथ ही साथ वो जो कोएफिशिएंट था ना आगे उसे डिवीजन में लेके आ जाते हो, ठीक है। तो आप इसे याद रखो, इसको आप लीनियर रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखो। आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब तो इसे इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। सो 4 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x कितना होगा, e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, सही बात है, प्लस अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं होता। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है, एंड प्लस c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, लीनियर रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूले से थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन हो और अगर x लीनियर है तो x का कोएफिशिएंट डिवीजन में जाता है, और फिर जो भी आपने प्रॉपर्टीज देखी थी उन प्रॉपर्टीज को लगाया और आंसर तक पहुंचे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां भी इंटीग्रेट करना है और क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1 by x² dx।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन में वो ही काम करना है आपको जो आप अभी तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो कि जब भी ब्रैकेट लगा है, ठीक है, जब भी ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को ओपन कर दो। ओके, चलो पहली स्टेप करते हैं अपन यही। तो ब्रैकेट को करते हैं ओपन, तो ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर भी आएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे आप लोग dx। सही बात है। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला आप लोगों को, यहां मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। अब ये क्या कर दिया मैंने यहां पे इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। ओके, क्या किया आपने, यहाँ पे ये इधर चला गया, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और ये इंटीग्रेशन का साइन इसको भी मिल गया। हमें बस ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी कोई वेरिएबल ना आए। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन रूल नहीं है जिससे आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो। तो हमारा पहला टारगेट हमेशा इंटीग्रेशन में होता है कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में ना, उसे गायब करो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में था, ये एक परेशानी थी, तो इसे गायब करने के लिए हमने जो बचपन में मैथ्स पढ़ा था बस उसको यूज किया, क्या कि ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन किया तो अब तो ये बहुत ही नॉर्मल फंक्शन बन चुका है जिससे आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन का, आप फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n, x टू द पावर n dx। कैसे होता है इसका आंसर, याद रखो I फॉर इंटीग्रेशन, I फॉर इंक्रीजिंग, मतलब जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। सो आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही है। क्यों लगाना है, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आएगा, तो n क्या है आपका, कंपेयर करो, n क्या है यहाँ पे 2, तो दिस विल बी x टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है, माइनस अगेन कांस्टेंट है, तो अब तो आप जानते हो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होता, तो किसका डिफरेंशिएशन, राइट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ किसी कांस्टेंट का करते हो तो वो जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में जब भी कांस्टेंट वाले टर्म को आप इंटीग्रेट करें तो हमेशा उस वेरिएबल को लिख देना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, चलो, तो कितना आया इसका आंसर, +c, बिल्कुल मत भूलना लगाना, राइट। तो आंसर आ रहा है x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस c। अब खुशी खुशी में इंटीग्रेट करने के बाद इस साइन को नीचे मत लेके आना, ये भी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल खत्म है। हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, न्यूमरेटर में टर्म्स लेकर आए, डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था उसे लगाया और फिर क्वेश्चन को खत्म किया, राइट। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा बेसिक लेवल का है, यहाँ पे तो कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिससे आपको परेशानी हो सकती है, राइट। सारे टर्म्स न्यूमरेटर में हैं। आप प्रॉपर्टी जानते हो, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 3 टर्म्स हैं, तीनों ही न्यूमरेटर में है, तो इंटीग्रेशन के साइन को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर दो। चलो जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं इसको। सो आंसर विल बी इंटीग्रेट, a बाहर आ जाएगा, x² dx, राइट। स्केलर हमेशा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाता है, प्लस c इंटीग्रेशन dx। यहां मैंने इंटीग्रेशन की 2 प्रॉपर्टीज लगा दी है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कि जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसके हेल्प से एक क्वेश्चन खत्म हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ओके, लगा दो फॉर्मूला। इस केस में n क्या है 2, इस केस में n क्या है 1। आपको जब पावर ना दिखे तो समझ जाओ वहां पे 1 लिखा है, x की पावर 1 है। अब यहाँ तो कांस्टेंट है और जानते हो आप लोग कांस्टेंट का इंटीग्रेशन
वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट? तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा a x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। इतना ठीक है? लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ a b c टर्म यूज कर चुके हो, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए c1 लिख दो या फिर k लिख दो, राइट? कोई डिफरेंट लिखना, c मत लिखना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे c आपने यूज किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, छोटा सा फॉर्मूला था, उसको लगाया और आंसर तक पहुंचे। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है? यहाँ पे n क्या था? 2, 2 प्लस 1, यहाँ n क्या था? 1, तो 1 प्लस 1, तो इसीलिए पावर इस तरीके से आई। ये कांस्टेंट था, यहाँ पे x आना ही है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अपन। इंटीग्रेट करो 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। अब इस क्वेश्चन में यहाँ एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको आप इंटीग्रेट करना नहीं जानते, ओके? इस क्वेश्चन में लगेंगे दो फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के। पहला फॉर्मूला जो कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसे डिफरेंशिएट करो या उसे इंटीग्रेट करो, और वो है e टू द पावर x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, ओके? तो ये फॉर्मूला तो आप चाह के भी नहीं भूल सकते। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होता है? याद करो, I फॉर इंटीग्रेशन, I फॉर इंक्रीजिंग, पावर इंक्रीज होती है, तो किससे इंक्रीज होगी? एक से, ओके? सो x टू द पावर n प्लस 1, नीचे लिखेंगे आप n प्लस 1, एंड ऑफ कोर्स प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इन दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको अपन। यहाँ पे साथ ही साथ आप इंटीग्रेशन की दो प्रॉपर्टीज लगाने वाले हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहले जो स्केलर लिखा है इंटीग्रेशन के साइन के बाहर जाएगा, दो टर्म्स लिखे हैं, इन दोनों टर्म्स में आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट? चलो तो क्या मिलेगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। बिना इंटीग्रेशन के साइन के और विदाउट ये कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये दो चीज मिसिंग है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन के साइन को साथ ही साथ dx सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके? चलो अब ये 2 एज इट इज लिखा रहेगा। x की पावर 2 है तो n क्या है आपके पास? 2। फॉर्मूला देखो, n 1 से इंक्रीज हुआ है, तो ये बनेगा x टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में क्या? 2 प्लस 1 मतलब कि 3, ओके? प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ये वो फॉर्मूला है जो आप चाह के भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका आंसर e टू द पावर x ही मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आप लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इजी क्वेश्चन है, ओके? चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। यहां पे देखो, आप हमेशा एक बात याद रखो, इंटीग्रेशन में आप अपने फंक्शन को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई पहले करो, और उसके बाद जाके कहीं आप अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे मैंने देखा रूट एक्स है, -1/√x है, और उसके बाद होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सबसे पहला ऑप्शन कि मैं a - b का होल स्क्वायर लगा दूं, या फिर इस फंक्शन को डायरेक्टली देख के इंटीग्रेट करने लगूं। सो डायरेक्टली देख के अगर इंटीग्रेट किया तो मुझे ही परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई चेन रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, तो मैं किसकी हेल्प से इंटीग्रेट करूंगी, राइट? तो मुझे हमेशा दिमाग में इस बात को याद रखना है कि जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरा फंक्शन होगा उतने आसानी से मैं उसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए जो सबसे पहली चीज आपको नजर आनी चाहिए वो है ये फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, राइट? आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? पहले आप इस फॉर्मूले को लगाओ यहाँ पे। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या बनेगा। सो a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर कितना बनेगा? x, फिर प्लस b स्क्वायर तो 1/x माइनस 2ab, सो 2ab, तो रूट एक्स कैंसिल आउट, सो -2,
एंड दिस इज dx। अब आप खुद ही देख लो, जब मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगाया, उसके बाद मुझे 3 टर्म्स मिल रहे हैं और ये तीनों ही टर्म ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन मैं जानती हूं, राइट? लेकिन स्टार्टिंग में अगर मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन नहीं करती तो मैं खुद ही परेशानी में आ जाती। तो आपको हमेशा याद रखना है, पहला काम क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट, दैट्स इट। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे अपन? एक एक टर्म में इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx, 2 कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर रखो, dx। इस तरीके से आपने इन तीनों टर्म्स में इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो फिर से वही बेसिक वाला फॉर्मूला, क्या कि पावर इंटीग्रेशन में इंक्रीज होती है। तो अब x लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ x की पावर 1 है। अब 1 है मतलब n आपका 1 है, तो 1 को 1 से ही इंक्रीज करो। तो कितना बनेगा ये? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपका मन करेगा कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हम तो ये पढ़कर आए हैं, लेकिन आप ये भी तो पढ़कर आए हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कितना? log mod x, ठीक है? तो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में लिखे x को ऊपर लेके मत जाना, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, राइट? चलो, तो क्या बनेगा ये? log mod x माइनस 2x, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है? तो जो भी फॉर्मूलेस, क्योंकि अभी आप जस्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे खुद ही सारे फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। तो जैसे ही जो भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है ना, आप उसे लगाओ और लिखते चलो, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे, ठीक है? राइट? चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? सिंप्लीफिकेशन देन इंटीग्रेशन, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हो, सबसे पहली बात ये इंटीग्रेशन है। जब आप नया नया इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तब आपका दिमाग आपको डिफरेंशिएशन पे ही ले जाता है, और जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप डिफरेंशिएशन की तरफ जाने लगोगे और यहाँ क्वेश्चन टूल को लगाने लगोगे। लेकिन आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन टूल नहीं होता। इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसको देखो, सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमेशा याद रखो कि डिनोमिनेटर से अगर आप वेरिएबल को गायब कर सकते हो तो बिल्कुल गायब करो। तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हो कि a माइनस बी अपॉन सी लिखा है, a माइनस बी अपॉन सी लिखा है, तो ये जो c है ना, a का भी है और ये जो c है b का भी है। तो इस तरीके से ये c अलग अलग हो जाते हैं, सही बात है? तो आप देख रहे हो यहां न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है और तीनों का डिनोमिनेटर कौन है? एक्स स्क्वायर। एक काम करो, तीनों को एक्स स्क्वायर दे दो, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर बनाए, प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में आपका एक वेरिएबल है, इस तरीके से आपकी कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो आप इंटीग्रेशन में उस डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट करते हो। सेपरेट करने के बाद कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा कि वो डिनोमिनेटर में से गायब ही हो जाएगा वेरिएबल। तो आप चेक कर लो, देखो पहले टर्म में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, सही बात है? तो यहां से स्क्वायर और यहां से भी स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो आपको अकेला x मिलेगा, ठीक है? कैंसिल आउट कर दो, यहां से भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो आपको मिला 5। अब यहां तो मैम डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है, तो आप उसे न्यूमरेटर में लेकर आ जाओ, सही बात है ना? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करो आप इस एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है, अब आपके पास इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो डिनोमिनेटर में हो, सब कुछ न्यूमरेटर में आ गया। अब लगाओ इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज और आंसर तक पहुंच जाओ। देखो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर -4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन को और dx को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो भी कांस्टेंट थे, जो भी स्केलर थे, उसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया। ओके, अब यहां पे लगेगा बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। क्या है वो फॉर्मूला, एक बार और लिखते हैं अपन उसे। तो फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या होगा ये x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ठीक है, तो अब एक एक टर्म में आप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x है तो क्या होगा, x की पावर 1 है, मतलब n क्या है 1। अब ये किससे इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होगा, तो आपको क्या मिलेगा x² बाई 2। ओके, प्लस अब ये कांस्टेंट है, तो अब तो आप अच्छे से जानते हो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, फिर -4, अब यहां देखो x की पावर -2 है तो n क्या है -2, रखो फॉर्मूले में, तो क्या मिलेगा आपको x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और साथ में एकदम लास्ट स्टेप में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी ऐड कर देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हटा सकते हैं अब अपन, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बना, -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 1 कितना -1, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। अब x की पावर -1, अब तो आंसर आ चुका है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x की पावर -1 नेगेटिव में आपको टर्म्स देखने की हैबिट नहीं होती, तो क्या करो इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, तो ये बनेगा 4/x। x टू द पावर -1 था, उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा x, और x की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, और यहां लिख लो आप लोग +c। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो सबसे पहले क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है उसे गायब करो, राइट। एक एक टर्म्स को आप दे दो डिनोमिनेटर का वेरिएबल, और फिर न्यूमरेटर में आपका क्वेश्चन बन गया, सारे फॉर्मूलेज आप जानते हो और इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, यहां पे फिर से आपके पास डिनोमिनेटर में एक टर्म है, वेरिएबल है, सेपरेट करो, न्यूमरेटर में ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो। वो ही कहानी है इसी क्वेश्चन में, बस रूट लगा दिया है तो आपको डरना नहीं है इसमें। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेपरेट करेंगे, राइट। तो दिस इज x³, अब रूट x को अपन क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ। ठीक है, ये तो अपन जानते हैं, प्लस 3x, अगेन रूट x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर हाफ लिखेंगे। उसके बाद +4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो रूट x था न्यूमरेटर में लिखे तीनों टर्म्स को आपने क्या किया, इस तरीके से सेपरेट कर दिया उनके डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि एक डिनोमिनेटर था, 3 टर्म्स थे न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर इन तीनों का था, तो तीनों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब क्या करें, अब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़कर आए हो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर m माइनस n, राइट। तो यही काम लगाओ आप यहाँ पे। चलो देखो कितना आएगा सोल्यूशन। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे आपका काम चल रहा है। बस एक बार अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया फिर तो इंटीग्रेशन हो ही जाता है। ओके, आ जाओ। सो x टू द पावर m माइनस n मतलब 3 माइनस हाफ, राइट। उसके बाद प्लस x टू द पावर 3 भी है, 3x टू द पावर क्या लिखेंगे 1 माइनस हाफ, ओके, प्लस 4, और ये जो अकेला x था ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हाफ।
यहाँ बनाए आप ब्रैकेट और यहाँ पे लिखे dx, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन को तो हाथ भी नहीं लगाया, अभी सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन का ही काम कर रहे हैं। ओके चलो, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया, बोलने के लिए है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप तो अपने आप ही समझ जाते कि यहाँ पे ये ऊपर जाएगा -½ होता, सॉल्व करते। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, देखो ब्रैकेट बनाओ, x टू द पावर, एलसीएम ले लो, 6 - 1 5/2, राइट। यहाँ पे आ जाओ, 3 1 -½ डेफिनेटली आपको हाफ मिलेगा, प्लस 4 और 4 इंटू x टू द पावर -½ dx। अब देखो, अब यहाँ इंटीग्रेशन में कोई परेशानी है क्या, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म था आपने उसे गायब कर दिया। अब इंटीग्रेट करो, कौन से वाले फॉर्मूले से, अभी तक एक ही फॉर्मूला तो आप यूज करते आ रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो अब आप धीरे धीरे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना सीखो। अब हम क्या करेंगे, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मन में डिस्ट्रीब्यूट करो इंटीग्रेशन के साइन को और अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओ। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1, ओके, प्लस 3 x टू द पावर ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 प्लस 4 x टू द पावर -½ + 1 -½ + 1, और जब आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया है तो प्लस c तो लिख ही देना है। ओके राइट, हमने इंटीग्रेशन के साइन को मन में ही डिस्ट्रीब्यूट किया और डायरेक्टली लगाया फॉर्मूला, कौन सा वाला, x टू द पावर n वाला। चलो, तो कितना बनेगा ये आ रहा है x की पावर 7/2, राइट, और डिनोमिनेटर में भी 7/2 आता, वो घूम के जाएगा तो 2/7 बन जाएगा। ओके, प्लस 3, ये क्या बनेगा, x टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 आता, घूमकर ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2/3 और नीचे 3 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। फिर इधर आ जाओ, यहां मिलेगा आपको 4x की पावर ½ -½ + 1 मिलेगा आपको हाफ जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 8, क्योंकि 2 4 8, और ये रहा आपका प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, ओके, और जब जस्ट क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है ना, वो आपको 1 मार्क्स में मिल जाते हैं। तो आप याद रखो, सिंप्लीफिकेशन देन इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर से वेरिएबल को करो गायब, न्यूमरेटर में बनाओ सारे वेरिएबल्स को, फिर बेसिक सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ और बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखो, आपका आंसर आ ही जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप लोग, इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 3 - x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में है कुछ टर्म दैट इज x - 1, और अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अपन, हमारा हमेशा एक ही टारगेट होता है इंटीग्रेशन में, सिंप्लीफिकेशन। जैसे ही आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लिया, आपको इंटीग्रेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां तो परेशानी ये है कि डिनोमिनेटर में लिखा है एक टर्म, इसे कैसे गायब करें। तो एक बात सुनो, ये चीज आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना, तब ये बात जरूर ध्यान दिया होगा, क्या कि जब भी 4 टर्म्स होते हैं ना तो आप कॉमन लेते हो, राइट, आप फैक्टराइज करते हो, नॉर्मल सी बात है। तो देखो कितने टर्म्स लिखे हैं न्यूमरेटर में, 4 टर्म्स लिखे हैं, तो जब भी 4 टर्म्स लिखे 100% कॉमन आने वाला है कुछ ना कुछ। तो आप कॉमन लेंगे इन 2 टर्म से। पहले देखो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार फिर से, x टू द पावर 3 - x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ब्रैकेट बना लो, बहुत सारे टर्म है, और dx लिखो। हमने 9th या 10th क्लास में पढ़ा है फैक्टराइजेशन, 4 टर्म्स लिखे हुए हैं न्यूमरेटर में, आप कॉमन निकालो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से हम x² बाहर ले सकते हैं, राइट। चलो आ जाओ, बाहर निकालते हैं x² को। सो x² बाहर लिखा इन दोनों में से, तो यहां क्या बचा, x - 1, ओके।
इन दोनों में से तो मैम कुछ कॉमन है ही नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो हर जगह होता है ना, तो आप इन दोनों से क्या कॉमन निकालेंगे, 1 को कॉमन निकालेंगे, तो आपको मिलेगा +1 यहाँ पे, राइट, और दिस इज x - 1। ओके, डिवीजन में जाइए, डिवीजन में लिखो x - 1, ठीक है, यहां बना लो स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हो चुके हैं, और लिख दीजिए आप लोग dx। ये बात क्लियर है? तो 4 टर्म्स देखें, कॉमन ले लो, 100% कुछ ना कुछ ऐसा बाहर आएगा कि डिनोमिनेटर आपका अपने आप ही चला जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को करेंगे कलेक्ट। ओके, तो टर्म्स को करिए आप लोग कलेक्ट। यहां पे देखो 2 ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखो, और ये क्या है, x² + 1, तो आप इन्हें इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। ओके, x² + 1 इंटू x - 1। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है आपके पास x - 1, और यहां पे लिखो dx, ठीक है। x - 1 और x - 1 अपने आप कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो आपके पास क्या बचा, x² + 1 dx, ठीक है। ये बताओ, ऐसा था क्वेश्चन, आपने सिंप्लीफिकेशन करके उसको इतना आसान बना लिया। अब तो इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या करेंगे आप लोग बताओ, क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन के साइन को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अब आपने कम से कम 12-13 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो इसे आप अपने मन में ही कर लोगे कि हमने इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x प्लस c। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x⁻n का। जब भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है और उसमें कोई भी पावर है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल टर्म आपको मिल रहा है x के टर्म्स में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n था 2, तो x⁻2 + 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 मतलब 3 + 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, मतलब x फिर +c। ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने कि हम यहां पे देख रहे हैं 4 टर्म्स, आप लोग एक कॉमन और डिनोमिनेटर वाले टर्म को गायब करने की कोशिश करोगे और वो अपने आप गायब हो भी जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, और अपनी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन पे आप लगा लो स्टार, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये। चलो आ जाओ, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्या लिखा है, जैसे ही रूट दिखे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, वो ही बेसिक सा काम। यहां पे देख रहे हैं ब्रैकेट, ओके, आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, आपको पता है पहला काम सिंप्लीफिकेशन का होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, इस रूट x का मल्टीप्लीकेशन इससे भी करो और इससे भी करो। इन शॉर्ट ब्रैकेट को करना है आपको ओपन। ओके, तो यहां मिलेगा इंटीग्रेशन रूट x माइनस x रूट x, ठीक है। अब ये रूट x को देख के आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आपको यहां हैबिट होती है पावर देखने की। ओके, तो एक काम करो, रूट x का क्या मतलब होता है, रूट x का मतलब होता है कि x की पावर है हाफ, तो इसे पावर के फॉर्म में लिखो। ओके, चलो, तो रूट वाला टर्म हटाओ और उसे पावर के फॉर्म में चेंज करो और फिर आसानी से इंटीग्रेट करो क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x⁻½ ठीक है, माइनस x इंटू x⁻½ ठीक है, और यहां लिखेंगे आप dx, राइट। अब क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफिकेशन खत्म नहीं हुआ, अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इसे लिखेंगे x⁻½ माइनस, अब ये तो अपन सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, राइट। तो आप इसे क्या लिखेंगे, x⁻³ और यहां पे ब्रैकेट करो बंद, और ये रहा आपका dx 1 + ½ अभी आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। ओके, तो ये 1 है +½ कितना हो जाएगा, 3/2, तो x की पावर 3/2। अब आपने क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान बना चुके हो, इंटीग्रेशन के साइन को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, लगा दो इसमें पावर रूल और इंटीग्रेट करके खत्म करो क्वेश्चन को, राइट। चलो फिर आ जाओ, क्या मिलेगा आपको आंसर यहाँ पे, x⁻½
हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस एज इट इज x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? कोई बहुत ही ज्यादा नया फॉर्मूला नहीं है, अब तक तो आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इसी फॉर्मूले का हमने किया है यूज। यहां पे सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन थी, इस फॉर्मूले को बस आप एक केस में नहीं लगा सकते थे। वो केस क्या था आप लोग मुझे पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आपसे कि ये फॉर्मूला कब नहीं लगता, एन की किस वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाते। ओके चलो, तो इस फॉर्मूले का यूज किया मैंने इसमें और इंटीग्रेट करके आंसर लिख दिया। अब आप कहोगे मैम थोड़ा सिंप्लीफाई तो करो। चलो ठीक है, ऐड कर देते हैं अपन। ऐड करो, कितना आएगा? x टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा, घूम कर ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 2/3। सही बात है। माइनस x टू द पावर कितना आएगा? ये 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा, वो भी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2/5 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, इजी था क्वेश्चन। ओके, तो जैसे ही आपने कोई टर्म्स देखे, ब्रैकेट दिख रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स इट। ओके, इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन 15 तो कहीं ना कहीं से जुड़वा भाई है क्वेश्चन 14 का। यहाँ पे भी रूट है, बस थोड़े से टर्म्स एक्स्ट्रा आ गए। क्या करोगे आप लोग? मल्टीप्लिकेशन करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट, क्योंकि कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है। आप डायरेक्टली जब इसे इंटीग्रेट करोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्या मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 3x², अब रूट x का मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिखे हर एक टर्म से होगा तो कितना मिलेगा? x टू द पावर हाफ। ओके, क्योंकि हमें रूट नहीं देखना, हमें तो पावर देखनी है। राइट, तो रूट हटाओ, x की पावर हाफ लिखो, प्लस 2x आपके पास ऑलरेडी था, रूट x यहां पे आया तो x टू द पावर हाफ, प्लस 3 रूट x यहां जाएगा, x की पावर हाफ, ब्रैकेट बना दे और dx को जरूर लिख दे। सही बात है। चलो फिर क्या मिलेगा आपको? अब जो भी कांस्टेंट वाले टर्म है इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लगाओ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 5/2। सही बात है, dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ये मिलेगा आपको 3/2, यहां लिखो dx। राइट, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx। यहां तक कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है, अब इसे इंटीग्रेट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? x की पावर n वाला। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा है, ठीक है, x की पावर 5/2 प्लस 1 7/2, नीचे डिवाइड में भी 7/2, लेकिन वो वहां नहीं टिकेगा, वो न्यूमरेटर में घूम कर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, प्लस 2 x की पावर 3/2 है, सो 3/2 प्लस 1 5/2, तो x की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा लेकिन वो भी उल्टा होके ऊपर जाएगा तो 2/5। ओके, प्लस 3 x टू द पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 लेकिन वो भी ऊपर जाएगा तो 2/3, तो 2/3 यहां आएगा, यहां 3 और यहां 3 कैंसिल आउट, तो इसका काम खत्म। यहां पे लगाओ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना आएगा? ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये बीच में प्लस था। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किया है, ब्रैकेट को ओपन किया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जो दो x दिख रहे थे उनको एक x बनाया, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने पावर को ऐड किया। जब सिंप्लीफिकेशन एक बार हो गया तो फिर आपने कर दिया इंटीग्रेशन। राइट, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने?
फॉर्मूला लगाया था x की पावर n dx का। क्या होता है वो? x टू द पावर n प्लस 1, आप भी अपने मन में बोला करो, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। दैट्स इट। आई होप क्वेश्चन 15 क्लियर है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। यहां पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते। ओके, पहला काम क्या करोगे? इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखो x dx, राइट। -3 कांस्टेंट है, बाहर लिखो। क्या है? इंटीग्रेशन cos x, साथ में लिखेंगे आप लोग dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो हमने सारे टर्म्स को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट उनके इंटीग्रेशन के साइन के साथ। अब यहां पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते। ओके, आ जाओ करते हैं इसे इंटीग्रेट, राइट। सो 2x की पावर क्या है यहाँ पे? 1। तो ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n वाले फॉर्मूला से। क्या कहता है वो फॉर्मूला? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो उसके हेल्प से ये मिलेगा x स्क्वायर बाई 2, राइट, -3 cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। तो दिस विल बी माइनस का साइन एज इट इज, और यहां मिलेगा आपको sin x, ओके। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन एक ऐसा फॉर्मूला जिसे डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। मतलब इसका आंसर e टू द पावर x ही आएगा प्लस c, राइट। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो याद रखना cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x है। इंटीग्रेशन में जब भी आपका आंसर c से स्टार्ट होता है ना, तब नेगेटिव का साइन आता है। यहाँ पे आंसर किससे स्टार्ट हो रहा है? s से। तो जैसा साइन है वैसा ही रहने वाला है, ओके। मतलब पॉजिटिव, आगे नेगेटिव था तो वो नेगेटिव आ गया। दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं अपन इसमें? 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 2 से 2 को उड़ा दो आप लोग। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मुलेस कर लो याद। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसे करना है इंटीग्रेट, और यहाँ पे भी ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसका आंसर आप नहीं जानते, जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते। सबसे पहली स्टेप क्या होने वाली है? सबसे पहली स्टेप होगी इंटीग्रेशन के साइन को आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ओके। सो 2x स्क्वायर dx, -3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, dx को मत भूल जाना, ओके, प्लस 5। क्या हमें इंटीग्रेशन में रूट अच्छा लगता है? नहीं, हम क्या करेंगे? उस रूट को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx, ओके, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है? ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मुझे उसका आंसर चाहिए। ये फॉर्मूला कब नहीं लगता? n की किस वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ओके। तब तक अपन करते हैं इसे इंटीग्रेट। क्या मिलेगा? ये 2x की पावर 2, मतलब n क्या है यहाँ पे? 2। इसे इंक्रीज करो 1 से, तो ये बनेगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ओके, -3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। इसका आंसर आएगा cos x, लेकिन क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है आंसर इंटीग्रेशन में, तो अकेला cos x नहीं आएगा, माइनस cos x आएगा। तो माइनस माइनस यहां बन जाएगा प्लस, और आप लिखेंगे इधर cos x, ओके, प्लस 5। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ, तो n क्या है यहाँ पे? हाफ है, तो हाफ को करो 1 से इंक्रीज, तो कितना मिलेगा? x की पावर 3/2, डिवाइड में 3/2 जाएगा तो वो घूम कर ऊपर आएगा, तो वो बन जाएगा आपका 2/3। तो 5 इंटू 2/3, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा आपका 10/3। सारे टर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c को कैसे भूल जाओगे, राइट। प्लस c जरूर लगाना एकदम आखिर में जाके, ठीक है। जब सारे टर्म्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया फिर प्लस c लगा दो, लेकिन भूलना नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ कोई परेशानी नहीं थी इंटीग्रेशन में। टर्म्स आपके न्यूमरेटर में थे, वही का वही इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में हमें रूट देखने की आदत नहीं होती, हम क्या करते हैं? उसे पावर के फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। दैट्स इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा है sec x
sec x प्लस 10x, क्या करोगे सबसे पहले बताओ, क्या करोगे आप लोग सबसे पहले? मैम जो हम बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं मैथ्स में, जब भी आपको कभी भी इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन दिखता है a प्लस बी इंटू 2, क्या करते थे आप लोग? ब्रैकेट को ओपन करते थे ना, राइट? चलो 2 यहाँ लिख देते हैं, तो क्या करते थे आप लोग? ब्रैकेट को ओपन, तभी 2a प्लस 2b लिखते थे। तो वही काम इंटीग्रेशन में करना है, कुछ अलग नहीं है इंटीग्रेशन, वही काम आपको करना है। तो आ जाओ, वही काम करते हैं अपन। यहां लिखेंगे sec x का मल्टीप्लीकेशन इससे, क्या बनेगा? ये sec स्क्वायर x, ओके। उसके बाद प्लस sec x का मल्टीप्लीकेशन 10x से भी होगा, ये बन जाएगा sec x और ये बन जाएगा 10x। ब्रैकेट बनाओ, dx लगाओ, ओके, ठीक है। तो आपने क्या किया? sec x का मल्टीप्लीकेशन इससे भी किया और sec x का मल्टीप्लीकेशन 10x से भी किया। तो आपके पास जो टर्म्स आए हैं दैट इज sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, दैट्स इट। अब बताओ मुझे, अब क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटीग्रेशन के साइन को, ठीक है। 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, 2 ही टर्म्स है, किसी का मन ये तो नहीं कह रहा मैम 3 है या 4 है, 2 ही टर्म्स है, ओके। चलो 2 ही टर्म्स है यहाँ पे, अब इन्हें हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन के साइन के साथ। तो आपको मिलेगा क्या? sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x 10x dx, ओके। तो आपने इंटीग्रेशन को इन दोनों टर्म्स को दे दिया। अब क्या करें? फॉर्मूलेज याद है क्या? क्या आपने कहीं ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x क्या होता है? जी हाँ मैम, पढ़ा है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। क्या है? नहीं याद है तो अभी याद कर लो, क्योंकि अभी तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, एंड तक तो आपको याद हो ही जाएंगे सारे फॉर्मूलेस, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है? 10x होता है, याद कर लो इस फॉर्मूले को। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस sec x 10x, ये भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या होता है? sec x होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sec x, ओके। क्या आंसर सही है मेरा? क्या आपको आंसर सही लग रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इसको भूल गई, प्लस सी, अब आंसर सही है, ओके। तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x sec x। आई होप यहां से ये 2 फॉर्मूलेज याद हो गए, ओके। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखते क्या करते आप लोग? मल्टीप्लीकेशन करते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करो इंटीग्रेशन के साइन को, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, लिख दो, दैट्स इट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। इसमें क्या करें अपन? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x। क्वेश्चन रूल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे मैम? तो सुनो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जब 10th क्लास में पढ़ी थी, और जब भी आप इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते थे, जैसे sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, tan x, cot x, तो सबसे पहले क्या काम करते थे? सबसे पहले क्या काम करते थे उसमें? आप हमेशा उन्हें साइन या कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, राइट? अब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में 10th में आपको स्टेप आगे बढ़ानी होती थी, तो पहला काम यही तो करते थे, राइट? अगर sec लिखा है तो उसको 1/cos लिख के बैठ जाते थे। वही काम अभी करना है, ओके, वो ही काम आपको अभी करना है। अगर साइन कॉज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो नहीं है, आप इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन रूल तो होता नहीं है। फिर कोई बोलेगा मैम sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना अपन, 10x होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है? डिवीजन के फॉर्मेट में है, आपको डिवीजन को गायब करना है यहाँ से, ओके, क्योंकि कोई क्वेश्चन रूल नहीं है आपके पास। आप सबसे पहले यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे, ठीक है जी। cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/sin स्क्वायर x। ये बात भी समझ में आ गई हमको, dx, ओके, ये काम कर दिया मैम। अब क्या करें? अब एक काम करो ना, ये a/b c/d के फॉर्मेट में है, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ इसको। क्या आ जाएगा? ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये साइन ऊपर आ जाएगा, ओके, हाँ साइन आपका ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x यहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है। इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपन, राइट? sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x क्या है? 1/sin स्क्वायर x। ऊपर ले जाओ
तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है। अब ये क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन मैम अब क्या करोगे आप, टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है हमको, ठीक है, होता ही नहीं है, तो कैसे बताऊं, टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करें, यहां पे गलती से भी आप लोग इस फॉर्मूले को मत लगा देना, x की पावर n dx, इस फॉर्मूले को यहां मत लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब यहाँ पे आपको इस तरीके का अलजेब्रिक टर्म दिखता है, राइट, x के फॉर्मेट में। ट्रिग्नोमेट्री में या फिर किसी और टर्म में ये फॉर्मूला नहीं लगता। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब यहाँ पे आपको कुछ x वाला टर्म दिखे। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर लगा है, आप इस पावर वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ नहीं कर सकते, राइट। चलो ठीक है मैम, एक ऑप्शन हम सोच रहे थे, आपने वो कैंसिल करा दिया। हाँ, ये काम तो नहीं होगा, तो क्या करें अब, इसका कोई फॉर्मूला है तो बताओ। नहीं है कोई फॉर्मूला, आप इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन 10th क्लास में पढ़ी एक आइडेंटिटी को जानते हो। कौन सी आइडेंटिटी, सुनो, कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं अपन लोग, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो यहां से हम इसे करेंगे शिफ्ट, सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ठीक है, मतलब कि आप इस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना चाह रहे हो। जी हाँ, ओके। क्यों किया मैंने ऐसा काम, क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लग नहीं सकता, राइट, वो सिर्फ जब आपके पास x के टर्म्स होते हैं उनमें ही लगता है। ट्रिग्नोमेट्री, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है। तो अब हमें कैसे भी करके जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं उस फॉर्मूलेज में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा चेंज। टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का तो जानते हो ना इंटीग्रेशन, राइट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो हम सब जानते ही है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे चेंज उस फॉर्मेट में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इस क्वेश्चन में आप लगा लो 2-3 स्टार, ओके। जिन जिन क्वेश्चन में स्टार लगवाते जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपने बुक्स में लगाते चलो, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ सोचना पड़ा है आपको, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे 10x, ओके। माइनस 1 है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल आता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे माइनस x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन करो, खुद से भी प्रैक्टिस करना, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। आई होप इसमें एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन आपको करना है इंटीग्रेट, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में है ये क्वेश्चन। जिसके भी टर्म में रहे, आप तो एक चीज जानते हो क्या, कि a प्लस बी अपॉन सी है या a माइनस बी अपॉन सी है, तो उसको तो हम a अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जैसे ही आपने इस फॉर्मेट का क्वेश्चन देखा, पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम आप सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को, ओके। इंटीग्रेशन में याद कर लो ये चीज, सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर को। सो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां ब्रैकेट बनाओ, माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां लिखेंगे आप dx। आई होप ये पहली स्टेप अब आप कभी नहीं भूलेंगे इंटीग्रेशन में, जब आप इस तरीके से डिनोमिनेटर में कोई टर्म को देखोगे, ओके। अब क्या करें, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, राइट। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2, और यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक है, माइनस 3 ब्रैकेट बना देते हैं अभी अपन, ठीक है, क्योंकि अभी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, उसको ले गए ऊपर। अब यहाँ पे आओ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ पे 2 है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप ऐसे समझो,
कुछ गायब हुआ यहाँ से, ठीक है। देखो क्या करेंगे आप, 3 sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x, इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर x को। एक बार समझो कि sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x, और 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, sec x। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है sec x tan x। बताओ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। चलो अब क्या इसको इंटीग्रेट करने से कोई भी रोक सकता है आपको, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे इसको। सबसे पहले तो 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो अंदर, यहां आएगा sec स्क्वायर x, यहां लिखो dx। उसके बाद -3 को बाहर रखो, क्या लिखा है, sec x tan x, dx को नहीं भूलेंगे, राइट। चलो सो 2 एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है याद तो अभी करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, तो यहां पे आ जाएगा 2 tan x, राइट, -3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x sec x, तो यहां लिखेंगे आप 3 sec x प्लस c। तो यहां पे आपने इस फॉर्मूले को समझा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x होता है। तो इंटीग्रेट किया, काम खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में आ जाए ना तो बहुत ही सही होते हैं, आराम से आप बस जो बेसिक आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में उसे लगा दो। मोस्टली तो 10th की प्रॉपर्टीज है, 10th की आइडेंटिटी से ही काफी कम हो जाता है आपका, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। अभी तक आप बोलोगे इतने सारे इंटीग्रेशन करके आ गए, इसको तो हम 2 सेकंड में इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहली बात सुनो, एंटी डेरिवेटिव बोले, इंटीग्रल बोले या प्रिमिटिव बोले, क्या काम करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, ओके। चलो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें, यानी कि आप लिखेंगे √x प्लस 1/√x, यहां पे आएगा आपका dx। फिर आप कहोगे मैम इंटीग्रेशन में हमें रूट देखने की आदत नहीं है, हम तो पावर से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसे लिखो x की पावर हाफ, राइट, प्लस 1/x की पावर हाफ। फिर आप कहेंगे मैम जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है ना, तो अगर वो न्यूमरेटर में जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम उसे गायब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये डिनोमिनेटर का वेरिएबल ऊपर जा सकता है, बिल्कुल खुशी खुशी ऊपर जा सकता है, बस नेगेटिव का साइन आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये काम भी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा x की पावर -हाफ। अब यहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिससे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, और ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, राइट। चलो ठीक है, मुझे मेरा आंसर चाहिए जो मैंने पूछा था। ये फॉर्मूला कब नहीं लग सकता, n की किस वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ओके। चलो यहाँ पे आ जाओ, लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा ये, x की पावर n क्या है हाफ, तो हाफ प्लस 1 कितना 3/2, राइट, 3/2, डिवाइड में भी 3/2 आएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, तो इसको थोड़ा घुमा के ले जाओगे तो वो 2/3 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो -हाफ है, -हाफ है आपका n, +1 करो तो हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी हाफ लिखोगे आप, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो 2 बन जाएगा, एंड दिस इज +c। देख लो आंसर है कि नहीं, ऐसा देखो जरा, है क्या आंसर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर हाफ प्लस c, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। इजी क्वेश्चन था, राइट। रूट देखने की आदत नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर x आ रहा है तो ऊपर ले जाओ, फॉर्मूले को लगाओ, इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22, इफ dy/dx f of x is equal to this, अच्छा, such that f of 2 is equal to 0, then f of x is equal to क्या,
क्वेश्चन को समझो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे भी आप स्टार लगा दो। इस एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन पे स्टार लगवाया है मैंने, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या गिवन है, आपसे बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कितना दे दिया है आपको, ये दिया है इतना 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। फिर आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, ओके। आपसे तो एफ ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन गिवन है। ये बताओ अगर मैं इस वाले टर्म को जो इन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसको ऐसे लिख दूं तो किसको दुख हो जाएगा, बताओ जरा, कोई तकलीफ है क्या किसी को अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं? इसमें दुख की क्या बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को तो एफ डैश एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। कोई परेशानी नहीं है मैम, सही है, ओके ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलूं या एफ डैश एक्स बोलूं, एक ही चीज है, ओके। अब इनने हमसे बोला है कि हमें एफ ऑफ एक्स बताओ, मतलब क्या बताना है इनको, इनको ओरिजिनल फंक्शन बताना है, ओरिजिनल फंक्शन, प्रिमिटिव फंक्शन। आप जानते हो इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको ना डेरिवेटिव गिवन होता है, यही पढ़ाया था मैंने, डेरिवेटिव गिवन होता है और आपका टारगेट होता है ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचना, और उसी ओरिजिनल फंक्शन को हम कहते थे एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव फंक्शन या फिर इंटीग्रल, ओके। और डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल या प्रिमिटिव तक पहुंचने की स्टेप को, प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब अगर मुझे एफ डैश एक्स गिवन है और मैं एफ ऑफ एक्स तक पहुंचना चाहती हूं तो मुझे इस एफ डैश एक्स को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पहुंचने के लिए इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और आप यहां लिखेंगे dx, हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, ओके ठीक है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये यहां से हटा, आपको मिला एफ ऑफ एक्स। इसे इंटीग्रेट करो, ये क्या देगा, इसे तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये टर्म हटा दो, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, ये बात तो क्लियर है, ओके। चलो इसे हटाओ, इसे हटा दो यहां से, अब आ जाओ, लगाओ यहाँ पे पावर रूल, क्या बनेगा ये x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 ही आएगा। और अच्छे से लिखना है तो आ जाओ, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, 4 बाहर रखो, x की पावर 3 dx माइनस 3 बाहर रखो, x की पावर 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो -4 dx, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल देखने की आदत आपको इंटीग्रेशन में नहीं होती, तो न्यूमरेटर में लेके जाया जाता है, ओके। चलो अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 चला गया, ठीक है, चला गया तो हटा ही दो, क्या बचा, x की पावर 4 बचा, ओके। फिर माइनस है तो -3, अब -4 है यहाँ पे, क्या बनेगा, -4 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 -3 प्लस c, ठीक है। इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया आपने पावर रूल से, 3 से 3 चला गया और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो यहाँ से ये सारे टर्म्स गए और यहाँ पे ये बनता है प्लस। अब इंटीग्रेट हो चुका है तो पावर नेगेटिव में थी, उसे पॉजिटिव में लिखने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेकर आ गए। चलो इतना काम हो गया, यहाँ तक चीजें समझ में आई, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स आ तो गया, लेकिन इस सी को गायब करना पड़ेगा। तो इस z को गायब करने के लिए ये कंडीशन गिवन है, क्या है ये कंडीशन, चलो इसे डिकोड करते हैं। f ऑफ 2 इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप x2 रखते हैं तब आपको f ऑफ 2 की वैल्यू 0 मिलती है। यहां अंदर जो भी नंबर लिखा है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ x है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, ओके। फिर आप 2 रखो यहाँ पे तो f ऑफ 2 कितना मिलेगा, 0, सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग यहाँ पे
x की जगह पे 2 रखें आप लोग, तो 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 1/2 की पावर 3 कितना 8 प्लस c। f ऑफ 2 कितना है 0, तो इसकी जगह पे आप रखेंगे 0। 16 प्लस 1/8 कितना होगा 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 12 128 128 आ रहा है यहाँ पे। रुको एक मिनट, 6 8 जा 48 128, ठीक है 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, वो प्लस 1 भी तो था, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये मिल रहा है आप लोगों को 0 इज इक्वल टू 129/8 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, c आ रहा है -129/8, ये आपका c आ गया। अब यहां पे जो आपको f ऑफ x मिला था, यहां पे आपको ये जो f ऑफ x मिला था, राइट, इस f ऑफ x में c की वैल्यू रख दो, कितनी -129/8, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने पोर्शन को आई होप मैं हटा सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आंसर देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ, अब क्या मिलेगा आपको यहाँ से, c की वैल्यू मिल गई ना, रखो जरा अपने आंसर में। हमें चाहिए था f ऑफ x, तो f ऑफ x आ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x³, c कितना है -129/8, -129/8 है क्या ऐसा आंसर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके आ जाओ। ओके तो इसके साथ ही खत्म होता है एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12th को कीजिए क्लिक। देन आपके सामने क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स, जो भी एजुकेटर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज है। आप जिस भी क्लास को गो थ्रू करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, जस्ट आपको करना है वॉच नाउ पे क्लिक। सपोज आप एनसीईआरटी बुक क्लास 12th को गो थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, देन आप तैयार हैं पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड